क्रॉसिंग ये देखो, बोलो। वाई मतलब क्या बोला था मैंने? हम्म, येलो बॉडी। वाई प्लस ब्राउन बॉडी। डब्ल्यू, हाँ, डब्ल्यू प्लस रेड। इसका मतलब सुना भी, बोल। अब यहाँ पे जो दिख रहा है ना, हाँ, ये फीमेल है क्योंकि दोनों क्रोमोसोम एक्स है। रिपीट करो, बोथ आर विच क्रोमोसोम? बोथ आर विच क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम। और ये मेल है, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई। पहले ये जान लो कि कौन सा क्रोमोसोम क्या है। बोथ आर एक्स क्रोमोसोम, फीमेल। एक्स एंड वाई, मेल। तुझे पता है ड्रोसोफिला पढ़ा तूने? यू नो ड्रोसोफिला? उसमें से एक्स क्रोमोसोम पता है, एक्स 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 वाई था। याद है क्या? इंसेक्ट, ड्रोसोफिला, ह्यूमन, एक जैसे थे ना वो। तो सर यहाँ पे बोथ आर एक्स क्रोमोसोम, इधर एक्स एंड वाई। ये जो दिख रहा है पर्पल कलर या ब्लू कलर, ये वाई क्रोमोसोम है। अब बता, देख इधर, वाई मतलब बेटा कौन सा कैरेक्टर? अभी अभी बोला तुझे, वाई मतलब येलो बॉडी, येलो आईज, येलो बॉडी। डब्ल्यू, हाँ, वाइट आई, येलो बॉडी, वाइट आई। तो बताओ कैरेक्टर कौन सा हुआ? येलो बॉडी, येलो बॉडी, बराबर है। तो फीमेल में कैरेक्टर कौन सा है बताओ? फीमेल में कैरेक्टर कौन सा है? येलो बॉडी, ये येलो बॉडी, वाइट आई। समझा? क्रॉस विथ मेल, क्रॉस विथ मेल, क्रॉस विथ मेल। और मेल कैरेक्टर क्या है बता? ब्राउन बॉडी, रेड आई। ब्राउन बॉडी, समझ में आया? अब बताओ क्रॉसिंग वन किसके बीच में है? क्रॉसिंग वन किसके बीच में है? मेल और फीमेल के बीच में है। मेल कौन? मेल कैरेक्टर ब्राउन बॉडी, रेड आई। ब्राउन बॉडी लिख लो वहां पे, ब्राउन बॉडी रेड आई लिख लो, ब्राउन बॉडी रेड आई। इथे बस। लेट का झाला? हाँ हाँ, ब्राउन बॉडी रेड आई। ये भी लिख लो, फीमेल कैरेक्टर लिखा है ऑलरेडी वहां पे, येलो बॉडी वाइट आई, येलो बॉडी वाइट आई। बेटा इसमें क्रॉसिंग करेंगे, इसमें क्रॉसिंग करेंगे। और एक चीज याद रखना, इसमें जब भी क्रॉसिंग होगी तो सिंपल सी बात है, वाई डब्ल्यू को मोस्टली नहीं छोड़ेगा। वाई डब्ल्यू के साथ है क्योंकि बोला था मैंने, बोथ आर कॉल्ड एज लिंक जीन्स। कौन से जीन्स? जहां जहां वाई जाएगा वहां पे कौन जाएगा? डब्ल्यू जाएगा। बोथ आर लिंक जीन्स। तुझे मैंने लिंकेज का मीनिंग समझाया था। व्हाट आर द लिंक जीन्स? दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एंड गो टुगेदर। वो साथ में जाते हैं जहाँ जाना हो नेक्स्ट जनरेशन में, बराबर है। तो सर इनका क्रॉसिंग हुआ, सर इनका क्रॉसिंग हुआ, इनका क्रॉसिंग हो चुका है। क्रॉसिंग ऐसे हो चुका है, देख लो। ये इससे क्रॉस हुआ, इससे क्रॉस हुआ, रिजल्ट देख बेटा, रिजल्ट देख। रिजल्ट क्या आया सर? मैंने बोला ना आपको, ये आप ये इससे क्रॉस करवाओ तो देख, येलो के साथ ब्लू कलर आ जाएगा। आया बेटा? ये दो क्रॉस होंगे ना, एक्स क्रॉस विथ फीमेल एक्स, सॉरी, फीमेल एक्स क्रॉस विथ मेल एक्स, फीमेल एक्स क्रॉस विथ मेल एक्स। आया क्या? आया क्या? आया ना? हाँ। इधर देखो, दिस फीमेल एक्स क्रॉस विथ वाई, फीमेल एक्स क्रॉस विथ वाई। आया क्या? कुछ लॉजिक लगा क्या? तुझे ये नहीं पता कौन किसके क्रॉस हुआ? अरे भाई उल्टा करना,
ये इससे क्रॉस हुआ, ये इससे क्रॉस हुआ, इतना नहीं समझ में आ रहा? अब बता, वहां पे जीन शफल हुए कि क्रोमोसोम शफल हुए? जीन्स तो एज इट इज है, क्रोमोसोम इंटरचेंज हुए। जीन्स हुए क्या? जीन्स हुए क्या? कौन इंटरचेंज हुआ? क्रोमोसोम। या खुद देख लो, देख इसको मैं एज इट इज रखता हूं, देख लेना, ठीक है? इसको एज इट इज रखो, इस पहले वाले को एज इट इज रखो, हाँ रख दिया सर। और इसके बदले ये आएगा इधर, इसके बदले ये क्रॉस हुआ, आया इधर, आया, ठीक है? अब देख ले, क्रॉसिंग के बाद येलो क्रोमोसोम किसका था? फीमेल का था। अब ब्लू क्रोमोसोम किसका है? मेल का है। आया ना क्रॉसिंग के बाद फीमेल क्रोमोसोम, मेल क्रोमोसोम। और जीन्स वही आया क्या? देखो, हाँ सर, वाई डब्ल्यू और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस। जीन चेंज हुए क्या? नहीं। कौन चेंज हुआ? क्रोमोसोम। और इधर देख बेटा, ये जो है ना, कोई भी सिंगल एक्स ले लो यहाँ पे, जैसे फीमेल का सिंगल एक्स, फीमेल का सिंगल एक्स, ये किसके साथ चला गया? वाई के साथ। येलो कलर किसका है? फीमेल क्रोमोसोम का है। ब्लू कलर किसका है? वाई क्रोमोसोम का है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या इंटरचेंज हुआ? क्रोमोसोम। जीन्स नहीं हुए, जीन्स जैसे कि वैसे ही है, जीन्स जैसे कि वैसे ही है सर, जीन नहीं हुए चेंज, जीन नहीं हुए। तो ये आपका F1 जनरेशन। इसके बाद जो कहानी है, इतनी बड़ी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आपको समझने की जरूरत है, ना एग्जाम में आएगा। एग्जाम में इतना ही आएगा, ये वाला रिजल्ट। कौन सा? ये रिजल्ट। इस रिजल्ट को IMP करो। अब रिजल्ट सुन क्या है बेटा, रिजल्ट देखना क्या है। ये तुम्हारा क्रोमोसोम था, हाँ सर। अब बता, इस क्रोमोसोम में जितने भी जीन्स थे वो नज़दीक नज़दीक है, Y और W। आपको नहीं लगता दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर? दे आर, मतलब इनके लिंकेज ज़्यादा है, लिंकेज, कल बोला था मैंने, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब वेरी क्लोज टू ईच अदर मतलब इन लिंकेज ज़्यादा है। जितना लिंकेज ज़्यादा उतना रिकॉम्बिनेशन कम। कल की बात है, देख लो क्या है कल की बात। जितना लिंकेज ज़्यादा उतना रिकॉम्बिनेशन कम, मतलब उतना पेरेंटल ज़्यादा। बोला था ना कि झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ, वेरी गुड। जितना जीन्स नज़दीक उतना लिंकेज ज़्यादा, उतना रिकॉम्बिनेशन कम। कितना रिकॉम्बिनेशन है गिन जरा? सिर्फ 1.3। कितना है? और पेरेंटल कितना है? हाँ, बाकी भूल जा, तो बाकी भूल जाइए। इसका एक ही इंपॉर्टेंस है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इनका जो भी रिजल्ट आएगा कहाँ पे सर? F2 में। बेटा ये F2 है, ये सब F2 है, ये F2 है पूरा, 1 2 F2 है। F2 में मैक्सिमम तुझे क्या मिलेगा? पेरेंटल। मिनिमम कौन मिलेगा? समझा तुझे मैंने क्या बोला? हाँ, अब मैं आपको फर्क समझाता हूँ, पेरेंट और रिकॉम्बिनेंट में क्या अंतर है। सुन ले बेटा, थोड़ा समझ ले इस बात को। अगर मैंने क्रोमोसोम ड्रॉ किया और उसके ऊपर लिखा मैंने Y प्लस डब्ल्यू प्लस, तो आपको नहीं लगता ये पेरेंट जैसा है? किस जैसा है? पेरेंट जैसा है ना, Y प्लस डब्ल्यू प्लस है ना, पेरेंट जैसा। लेकिन अगर इसको तू बोलेगा पेरेंटल, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम ड्रॉ किया और उसके ऊपर लिखा मैंने, उसके ऊपर लिखा मैंने Y प्लस और W, आपको नहीं लगता Y प्लस डब्ल्यू ये कुछ मिक्स कैरेक्टर है? Y प्लस डब्ल्यू कौन सा कैरेक्टर है? मिक्स कैरेक्टर है। Y प्लस किसका था? मेल का था। W किसका है? फीमेल का है। आपको नहीं लगता है जीन्स एक्सचेंज हो गए हैं? तो ये कौन सा कैरेक्टर है? एग्जैक्टली पेरेंट जैसा। किसके जैसा? लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा तो Y प्लस डब्ल्यू मतलब Y किसका है? मेल का। W किसका है? तो ये आपको लगता है क्या है? ये रिकॉम्बिनेंट है। ये क्या है? ये रिकॉम्बिनेंट। तो ऐसा रिजल्ट आपको कम मिलेगा और ऐसा रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। ये रिजल्ट आपको कम मिलेगा, ये ज़्यादा मिलेगा। क्या बोलना है इसको?
पैरेंटल। इसको क्या बोलना? हाँ, अरे जीन्स अलग अलग है ना, ये मेल जीन्स है, फीमेल जीन्स है, समझ में आया? हाँ। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपके जीन्स काफ़ी नज़दीक है तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा F2 में? रिकॉम्बिनेंट कम, पैरेंटल ज़्यादा। कितना वैल्यू है लर्न कर लेना, वैल्यू आता है एग्जाम में। अब इधर देख ले, चल इधर देख ले अभी। W का मतलब और यम का मतलब तुझे पता है? W का मतलब क्या बोला हमने? हाँ, वाइट आई। और यम मतलब मिनिएचर विंग्स, बराबर है? खुद देख ले ये जीन्स नज़दीक है कि दूर है? हाँ, जितना जीन्स दूर उतना वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर चांसेस ज़्यादा होते, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है ज़्यादा। जितना वहाँ पे जीन्स दूर रहेंगे उतना लिंकेज कम रहेगा, रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा। मैं रिपीट करता हूँ, जितना जीन्स दूर रहेगा उतना लिंकेज कम रहेगा, उतना वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा। समझ में आया? अब इसका तू रिकॉम्बिनेशन देख ले, डायरेक्ट रिजल्ट देख ले, क्या रिकॉम्बिनेशन है देख। कितना बढ़ गया बेटा रिकॉम्बिनेशन? 37। कितना बढ़ गया? और पैरेंटल कितना हुआ? 62। बता क्या फ़र्क है इन दोनों में? हाँ सर फ़र्क है, इन दोनों में फ़र्क है। बता इसका रिकॉम्बिनेंट क्यों कम है? ये रिजल्ट छोड़ दे, तो लेन देन नहीं से हमें कोई, इसका रिकॉम्बिनेंट क्यों कम है? जीन्स नज़दीक है एक में के, ताकि उनमें पकड़ होती है, वो दूर नहीं जाते एक में के, हमेशा साथ रहते हैं, तो पैरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा मिलता है। वाई प्लस हमेशा डब्ल्यू प्लस के साथ रहता है। समझ में आया? तो जितना जीन्स नज़दीक उतना रिकॉम्बिनेशन कम, जितना जीन्स दूर उतना रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। समझ में आया इतना? बस इतना ही याद कर, बाकी भूल जा, ये रिजल्ट तेरे काम का नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? एग्जाम का क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम का क्वेश्चन है आपके लिए। बताओ, ये आपका क्रोमोसोम है, इसके ऊपर 2 जीन्स है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, उसके ऊपर ये जीन्स है। आपके लिए पहला क्वेश्चन, इसको ए बोलना, इसको बी बोलना। कौन से क्रोमोसोम में जो F2 का रिजल्ट आएगा उसका रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा बी का, और पहले का रिकॉम्बिनेशन कम होगा। इन दो में से किसका पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होगा? समझ गए आप? वही क्वेश्चन आता है। इज दैट क्लियर बेटा? कोई डाउट है? सिर्फ कैरेक्टर ध्यान में रखना। वो मिनिएचर और वाइट कलर, ये क्रॉसिंग कहाँ में था? बी में था। W मतलब वाइट आए कि रेड आए? यम मतलब ये कैरेक्टर कहाँ में आ रहा है? क्रॉसिंग बी, ये याद रखो सिर्फ। वाई मतलब हाँ येलो बॉडी, और W मतलब ये क्रॉसिंग ए में आ रहा है। तो तुझे याद रखना है सिर्फ कैरेक्टर। आपके लिए और एक क्वेश्चन है, अगर मैंने मिनिएचर विंग्स और वाइट आई, मिनिएचर विंग्स वाइट आई फीमेल, मिनिएचर विंग्स वाइट आई फीमेल क्रॉस किया मैंने, हाँ, रेड आई नॉर्मल विंग्स, पता है यम प्लस कौन था? नॉर्मल विंग्स। रेड आई नॉर्मल विंग्स से क्रॉस किया, तो क्या इनमें रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि इनका डिस्टेंस एक में से क्या है? ज़्यादा है। इज दैट क्लियर? बस इतना सिंपल डायग्राम है ये, और कुछ नहीं इसके अंदर। तू सिर्फ F1 को देख सकता है, F1 बहुत आसान है रे, कुछ नहीं। येलो कलर मतलब फीमेल क्रोमोसोम लेना, ब्लू कलर मतलब मेल क्रोमोसोम लेना, एक्स मेल एक्स फीमेल। और इधर कौन? एक्स क्रोमोसोम किसका है? ये येलो कलर में बेटा
येलो कलर के ये कौन है? एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल। ये कौन है? वाई क्रोमोसोम। बस क्रोमोसोम तो इंटरेंस किया ना, और कुछ हुआ क्या? नहीं। इनके ये कौन है? इनके ये कौन है? हाँ, अच्छा भाई लिखा है इधर। इनके ये कौन है? बच्चे हैं ना, प्रोजेनी है। क्या इनका कैरेक्टर पेरेंट जैसा है? एग्जैक्टली हाँ है सर, पेरेंटल कैरेक्टर है। यहाँ पे देख बेटा वाई डब्ल्यू, और यहाँ पर भी वाई डब्ल्यू एज इट इज है। कोई चेंज हुआ क्या? इधर वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एज इट इज है। दैट इज पेरेंटल कैरेक्टर, दैट इज पेरेंटल कैरेक्टर। हाँ यहाँ पे देख ले, एक फर्क समझा मुझे। यहाँ लिखा है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और यहाँ लिखा है वाई डब्ल्यू प्लस। बता इसमें पेरेंटल कौन है और रिकॉम्बिनेंट कौन है? जहां जहां प्लस है वो मेल कैरेक्टर है, सीधी सी बात। वाई प्लस डब्ल्यू प्लस मतलब ये क्रोमोसोम मेल का है, दैट इज मेल कैरेक्टर। लेकिन यहाँ गड़बड़ है ना, डब्ल्यू, अरे डब्ल्यू प्लस वाई मतलब ये कौन हुआ? मिक्सिंग हुआ ना। वाई मतलब किसका जीन्स है? फीमेल का। और डब्ल्यू मतलब ये डब्ल्यू प्लस कौन है? मेल। मतलब यहाँ पे कौन कैरेक्टर है? रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर। कौन सा? और ये कौन सा कैरेक्टर? पेरेंटल। ऐसी बात है ये, वो वैल्यू याद रखो, बाकी भूल जाओ। अपने किताब में वैल्यू लिखी और कुछ नहीं लिखा। हम्म, वाइल्ड मतलब ओरिजिनल। वाइल्ड का मतलब है डोमिनेंट, ओरिजिनल। देखो सुनो, कोई भी जीन्स अगर प्लस होता है मतलब वाइल्ड होता है। वाइल्ड का मतलब वो पहले था, ओरिजिनल है। और इसमें अगर कोई चेंज आता है तो वो सिंपल ऐसा बन जाता है। मतलब इसको तो डोमिनेंट बोलेगा तो इसको क्या बोलेगा? रिसेसिव। क्या बोलेगा? रिसेसिव। डब्ल्यू प्लस मतलब वाइल्ड, वाइल्ड मतलब ओरिजिनल। जैसे कि हम भी पहले वाइल्ड थे। इंसान क्या ओरिजिनल शहर में आया था क्या? वाइल्ड का रियल मीनिंग क्या है? वो जंगली है, मतलब वो रियल है, डोमिनेंट है। जिसमें चेंज हुआ तब क्या बना? वो रिसेसिव बना। क्या बना? रिसेसिव। वो मीनिंग है उसका। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, सुनो मेरी बात। यहाँ मैं लिख दूं यम प्लस और यहाँ पे लिखूं यम। मैं यम प्लस और यम अगर लिखता हूं तो एम प्लस का मतलब तुझे पता है नॉर्मल विंग्स। कौन सा? और यम का मतलब, अगर ये दोनों साथ में आते हैं ना तो इसकी चलती है। चलती किसकी है? इसकी। तो इसके पंख कैसे बनेंगे? नॉर्मल, क्योंकि ये वाइल्ड है मतलब डोमिनेंट है। इसकी नहीं चलती वहां पे, अगर दोनों साथ में आए तो। वहां पे एक टॉपिक रह गया ना अपना, वो यहाँ नहीं है। वो डिब्बे डिब्बे है, पे डिग्री बोलते हैं उसको। डिब्बे डिब्बे कौन है बेटा? कहाँ गया वो? यहाँ नहीं है अभी तो। यहाँ नहीं है। अरसन ये लाइट लगा रहे।
मुझे पता नहीं तुमको ये पता है कि नहीं पता। पहले गांव में एक ऐसे लोग रहते थे जो एक मुनीम जी की तरह थे। यू नो मुनीम जी, दैट इज मैनेजर, आज उसको मैनेजर बोलते हैं, दीवान जी। हाँ हाँ, सीए। हाँ, तो जो बड़े बड़े फैमिलीज थी, वो फैमिली के लिए एक वहाँ पे पर्सन था जिसके पास उस फैमिली का रिकॉर्ड रहता था। उसको एक्चुअली भाट बोलते हैं, भाट। उसके बाद क्या रहता है, उस फैमिली का रिकॉर्ड रहता। जैसे आपको आपके दादा के परदादा का नाम, ये नाम नहीं पता होगा, उसको पता रहता है। मतलब पूरा जो फैमिली का, मतलब जो फैमिली का नाम है ना। तो आपकी जो लगभग अ, मतलब अगर आप बैक जाए पहले, तो छठवीं पीढ़ी जो होती है वो भी पता रहती है उनको। उनका फैमिली बिजनेस ही वो रहता है, रिकॉर्ड रखना। सेकंड फैमिली का रहता है ऐसे। हाँ, तुमको नहीं पता ना ऐसे पर्सन? नहीं पता? नहीं, मेरे गांव में है, और मेरे फैमिली का भी रिकॉर्ड रखा है उसने। लगभग यहाँ से 7वीं जनरेशन, यहाँ से पहले 7 जनरेशन तक उसके पास रिकॉर्ड है पूरा। उस रिकॉर्ड को अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो वो P डिग्री है। आपके फैमिली का रिकॉर्ड क्या होता है, सुनो। हम इंसान हैं, हम अपने ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते अपने हिस्ट्री के लिए। अपने जो एंसेस्ट्री है, अपने पूर्वज या एंसेस्ट्री, उसकी खोज के लिए अपन अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हाँ, हम किसी माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम कॉकरोच के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मच्छर के ऊपर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। लेकिन इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा अलग चीज़ है, रिस्की है। तो ऐसे केस में हम एक P डिग्री एनालिसिस करते हैं, ताकि उससे आपको पता चले कि आपके जो फैमिली है वो कैसी थी, उसमें कौन कौन सी बीमारियाँ थी, और आप में जो आने वाली बीमारी है या आ रही है या आ गई है, वो एक्चुअली आई कहाँ से है। मतलब वो पेरेंट्स की तरफ से आई है, कहाँ से आई है फिर। मतलब मदर की तरफ से आई है, फादर की तरफ से आई है, या फिर अगर किसी फीमेल का मैरिज हुआ है तो वो हस्बैंड से उस फैमिली में आई है। कभी कभी हस्बैंड के ज़रिए फैमिली में एंट्री करती है, क्योंकि कभी 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 ये ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे क्लोज रिलेशन मैरिज हो जाते हैं। जैसे कि मामा का ही लड़का है, हुँ? बुआ की लड़की है। वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में चलता है ऐसे। पता है, मामा की तरफ मैरिज हो सकते हैं उस तरफ। जैसे मामा की लड़की है, तो फिर वो बीमारी मामा में ही थी, क्योंकि वो मामा की मम्मी में थी। समझ रहे हैं? हो सकता है आपके जो नाना है, नाना के मम्मी को बीमारी होगी। अब खोजेंगे कैसे? कैसे खोजेंगे, पूछेंगे किसी से? नहीं, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है उसके लिए। समझ में आया मुझे क्या बोलना है? यह है ट्री डायग्राम, जिसमें जो आपका पूरा हिस्ट्री है फैमिली का वो पता चल जाएगा, कि डिसीज पता चल जाएगा, जैसे सिकल सेल एनीमिया, फिनिलकीटोन्यूरिया। मैं सीधी सी बात बोलूँ, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दोनों बीमारियां पता चल जाती है। अब यू नो दैट व्हाट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर? हाँ, डू यू नो मेंडेलियन डिसऑर्डर? और सेकंड कौन है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दोनों पता चलेंगे इस P डिग्री एनालिसिस से। ओके सर। ये है फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड, ये थर्ड। मतलब ये और ये अगर मैं बात करूं, इनके ये ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, इनके ये ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। समझ में आया?
तो ऐसे पता चलेगा बीमारी के बारे में। ये कौन है? बच्चा। इसके ये कौन? हाँ, पेरेंट्स। ये पेरेंट, ये किसके तरफ से? मम्मी के तरफ से। ये किसके तरफ से? हाँ, वेरी गुड। ये पापा के तरफ से है ना बेटा? हाँ, एडवांस फैमिली है। In human, control crosses are not possible. So study of family history about inheritance is used. In human, control crosses are not possible. So the study of family history about inheritance is used. मतलब हम inheritance का use करते हैं. Such an analysis of genetic trait in several generation of family is called as pedigree analysis. ये लाइन जरा लिख लो रे. Analysis of genetic trait. देखो या होगा उधर टिक कर. Analysis of genetic traits. तो क्या एनालिसिस कर रहा है? जेनेटिक ट्रेट. ट्रेट माने पता है ना, अलग अलग कैरेक्टर में आता है वो चीज. इन सेवरल जनरेशन मतलब 1 2 3 4 5 6 जनरेशन ऑफ अ फैमिली, उस फैमिली. तो लुक हियर, इन पेडिग्री एनालिसिस व्हाट यू विल हैव टू एनालाइज, व्हाट यू विल हैव टू एनालाइज इन सेवरल जनरेशन. मतलब कोई बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया, वो कहाँ से आई है, कौन सी जनरेशन से आई है, वो पढ़ना. हाँ, वो पढ़ना. दैट इज कॉल्ड एज द पेडिग्री एनालिसिस. सर व्हाट इज द पर्पज ऑफ पेडिग्री, व्हाट इज द यूज ऑफ पेडिग्री, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पेडिग्री? पढ़ ले, तुझे समझ में आ जाएगा. इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी इज यूटिलाइज टू ट्रेस. ट्रेस माने पता है? ट्रेस मतलब वो चीज को पकड़ना, उस चीज को कैप्चर करना. क्या कैप्चर करना है बेटा? पेडिग्री में तो क्या करेगा, क्या कैप्चर करेगा? इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स, इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स, और क्या? एब्नॉर्मेलिटी और डिसीजेस. समझ में आया क्या था? ये क्लियर हुआ क्या? ये टिक कर. पेडिग्री का एक्चुअल यूज क्या है? ये सिंबल दिए है अपने किताब में, एक बार सिंबल को देखते बेटा. लुक, ये सिंबल है, सिंबल लर्न करते हैं, सिंबल लर्न करते हैं. किताब में कौन कौन सिंबल देख ले. अगर आपको सिंबल ऐसा आता है तो ये मेल है, ये सिंबल मेल का है, ये सिंबल फीमेल का है. ये सिंबल पता नहीं है कि वो कौन सा सेक्स है, ये मेल है कि फीमेल है, डोंट नो. हाँ, उसके बाद में ये अफेक्टेड है, मतलब इनको बीमारी है, रेड कलर में आया हुआ है, क्या इनको? बीमारी, अफेक्टेड. उसके बाद में ये मेटिंग, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ. कौन है ये? हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ. उसके बाद में दे आर हस्बैंड एंड वाइफ बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन रिलेशनशिप. मतलब उनका जो मैरिज हुआ है वो ऐसे दूर दार के नहीं है, इधर उधर के नहीं है, वो उन्हीं के रिलेटिव्स में मैरिज किया उन्होंने उन्हीं के रिलेटिव्स में मैरिज किया है. ये इसका मीनिंग है. समझ में आया? जैसे मैंने बोला ना, जैसे कि मामा की लड़की है ना, ऐसा.
तो उन्हीं के बिरादरी में उन्होंने मैरिज किया है, ये उसका मीनिंग है। उसके बाद में ये पेरेंट्स है, ये हस्बैंड है वाइफ है, हस्बैंड है वाइफ है, ये डॉटर है सन है, समझा। ये स्क्वायर मतलब कौन है बेटा, मेल, ये कौन है, फीमेल। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, उनके दो बच्चे, एक कौन है, सन, एक सॉरी ये कौन है, डॉटर, ये कौन है, डॉटर, ये कौन है, सन। हस्बैंड वाइफ, लेकिन उनका बच्चा बीमार है, इसका मीनिंग बीमार है, सन बीमार है, कौन बीमार है, सन। और ये जो है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ये बहुत कम आता है ये 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। चलो अभी के अभी देख लो, ये सिंबल देख लो पहले। सिंबल देख ले बेटा। बता, ये अफेक्टेड, दिस इज वाई उसको हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, इनके दो बच्चे, ये सन कैसा है, डॉटर कैसी है, बस यही हमें कंसेप्ट यहाँ पे अरेंज करना है, वो डायग्राम बनानी है। अब एक काम करो, हमें सर इस ट्री डायग्राम में सर्च क्या करना है, मतलब बीमारी कैसे पकड़नी है सर। तो बीमारी बेटा होती है दो प्रकार के क्रोमोसोम से, एक वहां पे होगा ऑटोसोम, दूसरा होगा सेक्स क्रोमोसोम। एक कौन, ऑटोसोम, दूसरा, इसके अलावा कोई क्रोमोसोम क्या अपने अंदर, कोई तीसरा और कोई क्रोमोसोम है, एक ऑटोसोम है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम, बराबर है। बीमारी इसी से होगी और किसी से होगी नहीं, अगर जेनेटिकल डिसऑर्डर की बात किया जाए तो। फिर ऑटोसोम में दो बातें आती हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। अब ये बात सुन ले, डोमिनेंट कब, डोमिनेंट को शो किया जाता है ए से, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर जिनमें ये हालात है उसको डिसीज है, क्योंकि डिसीज डोमिनेंट है। क्या है डिसीज, तुझमें अगर डोमिनेंट जीन है तो बीमारी होगी, चाहे वो ये हो या ये होमो है हेट्रो है। व्हाट इज रिसेसिव, अगर ये है तो बीमारी होगी। समझ में आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हुआ क्या, ओके। तो डोमिनेंट और ये डोमिनेंट और ये, हाँ सर। सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम में आती है दो बातें, एक का नाम एक्स, दूसरे का नाम वाई। तो इसको बोलना एक्स लिंक, इसको बोलना वाई लिंक, एक्स लिंक वाई लिंक, एक्स लिंक वाई लिंक, एक्स लिंक, दूसरे का नाम वाई लिंक। हाँ, वाई लिंक जो होता है ये होता है ओनली इन मेल। बेटा बीमारी सिर्फ किसको होती है, ये मेल को होती है, उसका इतना कुछ है नहीं। फिर एक्स लिंक में आती है दो चीजें, एक का नाम है डोमिनेंट, दूसरे का नाम है रिसेसिव। हाँ इसमें भी डोमिनेंट रिसेसिव आता है। मतलब सर, मतलब समझ, मतलब समझ रहे, अगर
सुनना मेरी बात को। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैपिटल डी, तो डिसीज हो जाएगा क्योंकि डी फॉर कैपिटल डी है ना बेटा, डोमिनेंट है वो। या फिर कैपिटल डी स्मॉल डी, तो भी बीमारी हो जाएगा क्योंकि बीमारी कैसे हो रही है, डोमिनेंट जीन से बीमारी कैसे हो रही है। और रिसेसिव का सिंपल मीनिंग है सर, जब दोनों डी स्मॉल होंगे, हाँ जब दोनों डी क्या होंगे, स्मॉल, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव। समझ में आया, क्लियर हुआ कि ये कि नहीं हुआ? एक बार देख लो बीमारी, पहले बीमारी सर्च करो, ये जो बीमारी है जैसे सिकल सेल एनीमिया, पहले सर्च करो ये ऑटोसोम है कि सेक्स क्रोमोसोम है, पहला क्वेश्चन। ऑटोसोम की सेक्स क्रोमोसोम, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये ऑटोसोम है फिर कौन सा ऑटोसोम, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? समझ में आया? तो आपके सामने है दो क्वेश्चन, पहला इज इट सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या इज इट ऑटोसोमल, दूसरा क्वेश्चन इज इट डोमिनेंट या फिर रिसेसिव। लिख लो इसे। ये क्या है सर? ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है। वो विंडो ओपन करो उसमें, वो ये विंडो ओपन कर, तो पण थोडे विंडो ओपन करा ती, डक्टिनची हवा जात नाही आहे। आपका लिखना हो गया? अरे हाँ या ना? एग्जाम्पल लिखो अभी। पहला एग्जाम्पल है ऑटोसोमल डोमिनेंट, लिखो ऑटोसोमल डोमिनेंट का पहला एग्जाम्पल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। लिख बेटा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये इसका एग्जाम्पल लिखो ऑटोसोमल डोमिनेंट। हाँ आता ना, आता, उसमें भी आता है उसमें भी आता है, लेकिन बहुत कम रहते हैं वो। मैक्सिमम बीमारी होती है एक्स क्रोमोसोम से, क्योंकि वाई के ऊपर बहुत कम जीन्स है जो बीमारी कॉज करते हैं। हाँ
पहले का क्या लिखा ऑटोसोमल डोमिनेंट का मायोटोनिक, हाँ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। दूसरा लिखो ऑटोसोमल रिसेसिव के एग्जांपल। ऑटोसोमल रिसेसिव लिखो सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। आप लिखने जा रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, उसका पहला एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। समझ में आया? डिसीज कॉज ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव। अब लिखिए एक्स क्रोमोसोम में डोमिनेंट, डोमिनेंट नहीं लिखना तुमको, रिसेसिव लिखना है, मैक्सिमम वही आता है। एक्स क्रोमोसोम में रिसेसिव लिखो, एक्स क्रोमोसोम में लिखो रिसेसिव। तुझे पता है एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव कौन कौन से हैं? कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफिलिया। अब कुछ नियम है वो जान लो। पहला लिखिए ऑटोसोमल, लिखो ऑटोसोमल डोमिनेंट। पहला लिखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट। कैसे पहचानना सर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है? सुन बेटा, पहला नियम, ये पहचानने का पहला नियम, बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड, या इनमें से कोई अफेक्टेड रहेगा। बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड, या इनमें से कोई रहेगा अफेक्टेड। तुझे मैंने ये नहीं बताया था ना? सुन, वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ बोथ आर अफेक्टेड, हस्बैंड वाइफ। कितने बच्चे इनके? 3 बच्चे हैं। इसकी ये वाइफ है, मतलब इन दोनों की ये बहू है, बराबर ना? बराबर ना? हाँ हाँ। इस केस में सर क्या पता चल रहा है? और चल बता अभी। इन दोनों के 3 बच्चे, इसकी ये वाइफ, इन दोनों के 2 बच्चे। इसके ये कौन? इसके ये कौन? और इसके भी सेम। अब बता, जनरेशन 1, जनरेशन 2। यहाँ पे एक बात सिंपल है सर, जब जनरेशन 1 अफेक्टेड है, जनरेशन 1 अफेक्टेड है, जनरेशन 2 भी अफेक्टेड है, यह भी अफेक्टेड है, मतलब जब पेरेंट्स रहते अफेक्टेड तो बच्चा भी वहाँ पे अफेक्टेड रहेगा। ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या बोलेंगे? पहला नियम डोमिनेंट का, पहला नियम डोमिनेंट का, इसमें पेरेंट्स भी अफेक्टेड चाहिए। क्या चाहिए? पेरेंट्स भी अफेक्टेड चाहिए। समझ में आया? लिखो, इन दिस केस पेरेंट शुड बी अफेक्टेड। इन दिस केस आप लिख रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, इन दिस केस पेरेंट शुड बी अफेक्टेड, पेरेंट शुड बी अफेक्टेड। अब मैं आपको
इसमें वो जीनोटाइप लिख के दूंगा, वो ए बी बी जो भी है वो, स्पेशली इसको सिंबलाइज ए से करते हैं अपन। कैसे करते हैं? ए। देख बेटा, यहां मैं लिखूंगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तुझे पता है ना? जरा एक बार ऑटोसोम को देख, ऑटोसोम में डोमिनेंट देख मैंने क्या लिखा था, चाहे वो ए हो, मतलब होमो या हेट्रो, बीमारी होगी, बराबर है। फिर मैंने सर ऐसा क्यों लिखा, रीजन बताता हूँ ना मैं। देख बेटा, डोमिनेंट बीमारी होती है ना, यहाँ बीमारी है क्या? है क्या? इसका मतलब इसका स्मॉल है, इसका स्मॉल है, बीमारी हुई बेटा इसको, क्योंकि रिसीव है ना, ये कौन आया? बीमारी इज कॉज ड्यू टू ओनली डोमिनेंट, नॉट द रिसेसिव। चलिए बता, इसमें कौन आएगा? इसमें दो चांसेस है, एक ये या फिर ये, दोनों हो सकता है। फिर ये कहाँ से आता है पता? तो ये डबल ए है ना, एक एक स्मॉल ए कहाँ से आया और एक कहाँ से आया? ठीक है, यहाँ देख, यहाँ दो चांसेस है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, या फिर बेटा कैपिटल ए स्मॉल ए, चांस है। इधर देख, ये बच्चा है ना, हाँ, इधर क्या है? स्मॉल ए, स्मॉल ए, इसे बीमारी है क्या उसको? नहीं। और सभी के सभी फिर कैसे हैं? तुझे पता है अगर बीमारी है तो ही डोमिनेंट लिख, अदरवाइज मत लिख। बीमारी है तो ही डोमिनेंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इनको मैंने स्मॉल ए क्यों लिखा? क्योंकि बीमारी है क्या इनको? बीमारी है क्या इनको? इसलिए वो कौन आएंगे? स्मॉल ए फॉर्म में आएंगे। तेरा ये मैच द पेयर लगना चाहिए, ये मैच द पेयर लगना चाहिए तेरा। एक बार रिपीट कर लगे तो रिपीट करो। चल सुन, सुन बेटा, हाँ, ये बीमार है ना बेटा, इसलिए कौन आएगा कंपलसरी? कैपिटल ए। दूसरा कौन आएगा? कैपिटल ए। सर आपने ऐसा क्यों लिया? इसलिए मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसके दो बच्चे नॉर्मल है ना, नॉर्मल का मतलब है यहाँ पे स्मॉल ए आएगा, इधर से कौन आएगा? इसलिए पेरेंट्स को स्मॉल ए चाहिए ना इधर, बराबर है। हाँ, इधर बेटा और देख ले, इधर कौन आएगा? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए। आखिर बीमारी है वो, ये बीमारी है क्या इसको? मतलब फीमेल से कौन आएगा? स्मॉल ए, मेल से कौन आएगा? बीमारी नहीं है। जो यहाँ पे आई है ये फीमेल, ये भी कैसी है? मतलब नॉर्मल है। इन सभी के सभी बच्चे क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। पता है ना, ये डबल ए लिया मतलब ए कहाँ से आता है? एक यहाँ से आता है और एक यहाँ से आता है। तुझे समझ में आया मुझे क्या बात करनी है? तो ये डोमिनेंट क्यों हुआ? क्योंकि इनके पेरेंट्स क्या थे? मैंने क्या रूल लिखा पहला डोमिनेंट का? पेरेंट शुड बी अफेक्टेड, पेरेंट शुड बी, पेरेंट शुड बी अफेक्टेड। अब इसी का तू अपोज वाला देख ले, ऑटोसोमल रिसेसिव देख, तुझे खुद समझ में आ जाएगा, तुझे खुद समझ में आ जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव में। हाँ चल बता, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल रिसेसिव? इनके बच्चे बीमार है, पेरेंट्स है क्या? व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिसेसिव? बच्चे बीमार है, पेरेंट्स है क्या? तो डोमिनेंट का पहला नियम क्या है? डोमिनेंट का, अगर बच्चे बीमार है तो पेरेंट भी क्या चाहिए? हाँ, बच्चे बीमार है तो पेरेंट भी क्या चाहिए? अफेक्टेड, देन डोमिनेंट। यहाँ है क्या? या पेरेंट्स तो अच्छे हैं, बच्चे बीमार है, तो इट्स अ रिसेसिव। समझ में आया? ये पहला नियम। अब इसको हम अरेंज करते, देख अरेंज कैसे करते। बीमारी है रिसेसिव की, तो यहाँ पे आएगा सर स्मॉल ए, स्मॉल ए, सॉरी ऐसे आएगा,
बीमारी कैसे हो रही है? स्मॉल ए से हो रही है ना, दोनों स्मॉल ए से बीमारी हो रही, रिसेसिव है बीमारी, तो बीमारी का रिसेसिव है तो कैसे होंगी बीमारी? स्मॉल ए से स्मॉल ए से, हाँ, इसलिए मैंने ये लिखा, मतलब अच्छे खासे हैं ये। ओके, बीमार है ना ये, बीमार है ये, इसका मतलब ये क्या होगा? बीमार है मतलब, हाँ एग्जैक्टली। सर ये स्मॉल है कहाँ से है बेटा? इधर का एक स्मॉल है, इधर एक स्मॉल है, आया? स्मॉल है कहाँ से? इधर एक स्मॉल है, इधर का एक स्मॉल है, इधर एक स्मॉल है, आया? समझ रहे हैं? इसमें कौन आएगा बेटा? इसमें दो चांस है, एक तो ये आएगा भाई साहब या फिर ये आएगा भाई साहब, लेकिन इसको बीमारी होंगी क्या? क्योंकि बीमारी काय की है? रिसेसिव। हाँ हाँ। और बाकी ये फीमेल क्या है? ये हो सकती है ऐसा हो, ओके, ऐसा हो, या फिर ये ऐसा होगा, या ऐसा हो कंपलसरी, क्योंकि इनसे क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, ये कंपलसरी ऐसा होगा, ताकि फिर हमेशा कैपिटल ए कैपिटल आता रहे वहाँ पे, बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए। तो ये सब सूटेबल हो गया है, कहीं पर भी गलती नहीं है, कहीं पर भी अपन बीच में अटके नहीं हैं। तो ये बीमारी है ऑटोसोमल रिसेसिव। तो इनमें इनमें फ़र्क देख ले तू, लिख लो इसे। क्यों बोला मैंने वो डोमिनेंट है? हाँ, यहाँ क्यों नहीं है? ये पहला फ़र्क समझ जाना तुम। इसको मैं कल कंटिन्यू करूँगा बेटा। हो, दोघांपैकी एक जरी असेल तरी डॉमिनंट।